हेलो फ्रेंड्स। राजनीति ना बड़ी तगड़ी चीज होती है, ये बात तो मैं मान लिया। कैसे? इस बात को मैं प्रूफ करना चाहता हूँ। आज चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो भी हैं करंट कंटेम्प्ररी, क्योंकि वहां पे तो कब लोग हटाए जाते हैं और कब लाए जाते हैं इसका पता नहीं चलता, लेकिन अभी वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ऑफिशियल विजिट पर है। वो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं और इस इंटरनेशनल डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में उन्होंने फ्रेंडशिप ऑफर की, एक ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप चाहते हैं। ये फर्स्ट विजिट है 2017 के बाद से उनका इन कंट्रियों में। जबकि आप ये जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के एक पत्रकार को, जर्नलिस्ट को चाइना ने अपने यहाँ जेल में डाल दिया और काफी रिग्रेसिव पनिशमेंट भी दिया। 14 साल कुछ जेल बिना वजह के कि इंफॉर्मेशन लीक या ट्रांसमिट करना, कुछ इस तरीके के उसके ऊपर आरोप लगाए, जिसकी वजह से 3-4 साल पहले की बात है। तो दोनों स्ट्रेट के बीच, चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिलेशनशिप काफी स्ट्रेन हो गया था उस दौरान, जब उनके पिछले प्राइम मिनिस्टर थे। उस दौरान की ऑस्ट्रेलिया के पिछले प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अभी चाइना की हेकड़ी क्यों निकल गई है? हेकड़ी में इस शब्द का बड़ा जानबूझकर इस मजा लेने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं जेन्युइनली इस्तेमाल कर रहा हूं कि उसकी हेकड़ी निकल गई। ऐसा क्यों? पहली चीज है, चाइना की जो इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रेन्ड है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 30% है। जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। पॉपुलेशन स्ट्रेन्ड है। पॉपुलेशन और सोशल जो स्ट्रक्चर है वो कियोटिक है। गवर्नेंस उसका नॉट ट्रांसपेरेंट है। करप्ट सिस्टम है। ये सारे फैक्ट्स फिगर्स मैं बता रहा हूँ, मैं किसी को एग्जाजरेट या उसको मलाइन करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। ये ऐसा पूरा सिस्टम है, मेरे पास एविडेंसेस है। और जब अभी चाइना ने एग्रेशन किया भारत की तरफ बॉर्डर में 2020 के बाद से, उसको ये लगा था कि भारत एक कमजोर स्टेट में है और फिर वो अपनी बात मनवा लेगा भारत से। इसलिए वो पहले आर्मी लाया, फिर अब नेगोशिएशन कर रहा है। लेकिन भारत ने जो रिस्पांस दिया है उससे वो उसकी हेकड़ी निकल गई है। अब ये अभी जो मिस्टर वांगी विजिट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इसके पहले वो विजिट कर चुके हैं 2-1.5 महीने पहले की बात है ये। वहां पर उन्होंने कॉर्डियल रिलेशन बनाने की बात की। और ये वो सारे नेशंस हैं जिनके पास ये जा रहे हैं। ये वेस्टर्न नेशंस के पिट्ठू हैं, बिल्कुल फॉलो करने वाले हैं, जिसको एलाइड एलाई कहते हैं। बिल्कुल वो उसके साथ रहने वाले लोग, हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग। अब
चाइना का इस रीजन में कोई दोस्त नहीं है, वैल्यू एडेड पार्टनर नहीं है। इंडिया के साथ पंगा है जापान और साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे जो नेशंस हैं वो प्रो ये अमेरिका है, और फिलिपाइन और वियतनाम भी अमेरिकन फ्रेंड्स हैं। तो बचा इस रीजन में कौन? नहीं, सॉरी, मैं भूल गया था कि पाकिस्तान तो बचा है ना, जिसका हिमालय से ऊपर नहीं और समुंदर से गहरी दोस्ती है, ये एक तो बचा। मैं भूल गया था इस बात के लिए। लेकिन इस रिलेशनशिप पर कितना वेटेज दिया जा सकता है चाइना को, ये एक अलग मैटर है। और चाइना के लिए कितना बेनिफिशियल है इसका रिलेशनशिप पाकिस्तान का, ये चाइना जानता है इसको अच्छी तरह। चाइना लाइबिलिटी है रादर देन एसेट चाइना के लिए। सो चाइना के लिए ये कुछ भी नहीं है, ना ही इसके डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल सपोर्ट है, ना ही रीजनल, ना मिलिट्री, ना ही कोई हाँ, इंडिया के साथ कुछ डिस्प्यूट होगा तो मे बी चाइना डायरेक्टली ना लड़के वो पाकिस्तान से कुछ अपना इस तरह के ट्रायंगुलर मैकेनिज्म चले। लेकिन वॉर अगर होती है इस रीजन में तो डेफिनेटली चाइना विल आल्सो गेट अफेक्टेड बाय दिस। ऐसा नहीं है कि चाइना को किसी भी पाकिस्तान इंडिया का वॉर हो और चाइना उसमें इफेक्ट ना हो, है ना। तो लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का कोई वॉर का चांस बन नहीं रहा है, इक्विलिब्रियम जो है वॉर का वो डिसबैलेंस हो रहा है ना। सो पाकिस्तान उस लायक बचेगा ही नहीं कुछ दिन में कि वो भारत के साथ इस तरह एंगेज करे। तो जिस तरह जनरल बाजवा ने कहा 25 साल के लिए हम सारी चीजों को डिसाइड कर देंगे और कश्मीर इसको वगैरह वगैरह कर दें, इस तरह हम पीस को स्टैब्लिश कर लें। आई एम सॉरी। तो ये ऐसा भी नहीं है। लेकिन अब चाइना की जो हेकड़ी है ना, कोविड जब आया उसके पहले से उसका रिलेशनशिप बड़ी बड़ी आंखें दिखाता था जापान को और साउथ कोरिया को और फिलीपींस को, बाकी नेशंस को। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि इसके एटीट्यूड में ये चेंज आ गया। इसी को मैं कह रहा हूं कि हेकड़ी निकल गई। पहले एग्रेसिव बिहेवियर शो करता था और आज फ्रेंडशिप सीख कर रहा है, क्योंकि जान चुका है कि अगर हम फ्रेंडशिप स्टेब्लिश नहीं किए तो इस रीजन में हमारा कोई भविष्य नहीं है। अभी इंडियन ओशियन रीजन में भारत ने जो प्रकर्म अपना दिखाया है, इंडियन नेवी ने पायरेसी पायरेट्स से कई शिप्स को बचाया है। इंटरनेशनल शिपिंग रूट जो अब आज भी डिस्टर्बेंस चल रहा है, इसकी वजह से कई सारे वेस्टर्न नेशंस भारत को थैंक यू कह रहे हैं, एक वैल्यू एडेड पार्टनर के तौर पर भारत को देख रहे हैं। अभी डिफेंस सेक्रेटरी लॉर्ड ऑस्टिन, अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने थैंक यू कहा है फोन करके मिस्टर राजनाथ सिंह जी को। कहा कि आपने जो हमारे लोगों की और शिप्स की प्रोटेक्शन की है उसके लिए थैंक यू, और हम डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाने के लिए एक्साइटेड है। अभी कल की बात है, वेस्टर्न नेशन बुल्गारिया है, उसने उसके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने भारत को थैंक यू कहा। और क्योंकि उनके शिप्स को हमने अभी बचाया है इंडियन ओशन में, कई सारे लोगों को हमने बचाया है, उनकी जान लोगों की भी और शिप्स की भी, और जहां डिस्ट्रेस कॉल्स जहां से भी आई है, जिनके ऊपर जो अटैक हुआ इस रीजन में, हमने उससे प्रोटेक्ट किया। रीजन क्या है? ये भी इसका भी एक पॉलिटिकल एसेट है कि इस पर्टिकुलर रीजन में हमारा ग्रोइंग प्रेजेंस है और हम एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है।
सो चाइना का डिपेंडेंस इस इंडियन ओशन पर बहुत ज्यादा है, और इंडियन इक्वेशन को आप ऐसा नहीं सेट असाइड कर दें, आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। अब क्वाड मेंबर होने की वजह से भारत के पास, मैंने माना कि चाइना के पास शिप्स, नंबर ऑफ शिप्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर क्वाड पूरे मेंबर्स की मिला दी जाए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ये वो सारे रीजन को मिला दिया जाए, तो एक बेहतरीन सिस्टम यहाँ डिफेंस सिस्टम बन जाएगा। इंडिया का बैकयार्ड है ये इंडियन ओशन। ये जो अभी कॉपरेशन बन रहा है, नहीं, इसके जब अपने उरूज पर पहुंचे, उर्दू मुझे आती नहीं है, मैं गलत प्रोनाउंस कर दूं, उरूज पर जब पहुंचेगा, अपने एक्सट्रीम पर पहुंचेगा, तो आप देखेंगे जो क्वाड ग्रुपिंग का जो क्योंकि जब अभी छोटे मोटे वॉर में ये लोग एंगेज नहीं हो रहे, नहीं, क्वाड ग्रुपिंग अभी प्रॉस्पेरिटी लेड सिस्टम ग्रुप ज्वाइन किया, यूएस ने लॉन्च किया, जिसमें 20 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, नहीं, जिसमें भारत नहीं था, आप देखेंगे। तो लेकिन ये क्यों नहीं था? क्या भारत यूएस का पार्टनर नहीं है? लेकिन क्या अभी यही वो टाइम है? नहीं, जिसमें पार्टनरशिप या अपने रिलेशनशिप को हम साथ खड़े हैं ऐसा दिखाना जरूरी है? मुझे नहीं लगता कि ये वही टाइम है, क्योंकि ऐसा अगर भारत करता है ना, तो भारत एक एलाई के तौर पर देखा जाएगा, हर जगह हर मोर्चे पर ये खड़ा रहता है, नहीं तो यूएस के पिट्ठू टाइप का उसको देखा जाने लगेगा कि ये बिल्कुल उसके साथ रहता है। फिर उसकी जो प्रेस्टीज है ना, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, ऑटोनॉमी की, वो इसमें सैक्रिफाई होने लगेगी। फिर हमारा जो इंटरेस्ट है वो इस रीजन में, जो एक रीजनल सुपर पावर का है, वो फिर डिस्टर्ब होने लग जाएगा, नहीं, क्योंकि लोग हम पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। फिर तो ये सोचेंगे कि यूएस से डिसीजन लेने के बाद ही कोई काम करता है। जैसे हमने ऑयल खरीदा रशिया के साथ, है ना, तो उसके एक बड़े नताइज पहुंचे, क्योंकि भारत एक अपने इंडिपेंडेंस भी असर्ट करता है, एटोनॉमी भी असर्ट करता है, इससे लोगों को इंटरनेशनल एक मैसेजिंग हुई ना। अदरवाइज जैसे उस इमीडिएटली जब भारत ने खरीदा तेल रशिया के साथ, तो ईरान ने भी ऑफर किया कि अगर आप रशिया से खरीद सकते हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं, हमसे क्यों नहीं, सैंक्शन तो वहां भी है। लेकिन ईरान के साथ रिलेशनशिप भारत का कुछ डिफरेंट है, नहीं, ईरान का एक एफिलिएशन है जो मुस्लिम उम्मा के साथ, नहीं, भारत ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करता, भारत सेकुलर पॉलिसी अडॉप्ट करता है, नहीं, तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी हैं दोनों देश के बीच। वो जम्मू कश्मीर रीजन को सपोर्ट करता है, नहीं, डिफरेंट फोरम पर जाकर के आवाज उठाता है, ईरान। इसलिए भारत को शायद ये हमारा अपना ऑब्जर्वेशन है कि भारत उससे खुश नहीं है, नहीं, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप ईरान के साथ काफी बेहतर है, नहीं, ट्रेड भी पहले होती थी, बाकी सारी चीजें भी थी, आज चाहे बाहर पोर्ट भी बन रहा है, लेकिन ईरान एक वैल्यूडेड पार्टनर है, इसमें कोई वैल्यूड पार्टनर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और हम उसके रिलेशन को वैल्यू भी करते हैं। लेकिन उसका जो एक फैनेटिकल फंडामेंटलिस्ट, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ये अप्रोच है, वो भारत को नुकसान करती है। और सो अब ईरान में भी चाइना का प्रेजेंस है, सो इस पूरी रीजन को भारत अकेला छोड़ नहीं सकता। सो जो चाइना की हेकड़ी का कॉन्सेप्ट है ना, वो मैंने आपको बता दिया। चाइना का ऐसा कोई वैल्यूड पार्टनर नहीं है, और चाइना का जो गवर्नेंस मॉडल है, वो एक फील्ड गवर्नेंस मॉडल है, फील्ड गवर्नेंस मॉडल है, उस वो कहीं अडॉप्टेबल नहीं है उस तरह का मॉडल। वन पर्सन टेक्स ऑल द डिसीजंस एंड रेस्ट फॉलोज इट, उसका यही सिस्टम है, रेस्ट फॉलोज दैट, उसका यही सिस्टम है। अब जैसे मोनार्क की बात अगर करेंगे, सऊदी अरेबिया पेनिनसुला का जो अपना, अरेबियन पेनिनसुला का एक अपना गवर्नेंस मॉडल है,
वो है मोनार्क जरूर, लेकिन उनके अपने मॉडल है। चाइना में भी ये सिस्टम है, मोनार्किक सिस्टम। नहीं, एक ऊपर किंग टाइप का बैठेगा, वो सारा डिसीजन करेगा। 5 सालों में 6 सालों में उसको अपना उसी के असेंबली में लोग इलेक्ट कर लेते हैं, फिर वो प्रेसिडेंट हो जाता है। इस तरह का उसका एक अपना कम्युनिस्ट मैकेनिज्म है, लेकिन है वो मोनार्क टाइप का ही। नहीं, अब शी जिनपिंग किंग है चाइना का, और वही उसको रूल करता है। तो एक बड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम है। तो अब वो जाकर के रिलेशनशिप खोज रहे हैं कि इस दुनिया में रहने के जो तरीके हैं वो एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक वे होना चाहिए, रादर देन कोअर्जन करना। नहीं, कोerशिप पॉलिसी रखना ये अच्छी चीज नहीं है। अब उनको ये बात अंडरस्टैंडिंग में आ रही है, लेकिन जो डिजाइन सिस्टम बना हुआ है वो इस तरह सिस्टम है। लेकिन वो ये चाहता था कि एक वॉर छिड़ जाएगी इस पीरियड के दौरान, कोविड पीरियड के दौरान। इसीलिए उसने अपने बिहेवियर को बहुत टफ करके दिखाया। अब क्योंकि दुनिया फिर से रिटर्न हो रही है नॉर्मलसी की तरफ, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि डिफरेंट वॉर और भी पॉसिबल है, कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी मिस्टर व्लादिमीर पुतिन ने इस अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच में, फर्स्ट प्रेसिडेंशियल स्पीच, आई मीन द, अभी वो इलेक्शन जीते हैं कल ही परसों में, है ना। तो उन्होंने पहला ऑफिस ज्वाइन करते स्पीच दिया और कहा कि यूक्रेन में अगर वेस्टर्न नेशंस, particularly US led और जर्मनी और फ्रांस लेड सिस्टम या उनके फोर्सेस, नाटो फोर्सेस वॉर करने के लिए यूक्रेन में आते हैं, तो फिर एक ये थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी और हम किसी भी वेपन का इस्तेमाल करने के लिए फ्री हैं। फिर ऐसा क्यों व्लादिमीर पुतिन बार बार कहते हैं? क्योंकि एक अब आप समझिए कि रशिया कितना भी पावरफुल मिलिट्रली है, लेकिन वो सारे वेस्टर्न पावर के साथ लड़ करके उसको काफी नुकसान हो जाएगा। काफी वेस्टर्न नेशंस काफी मिलिटरली रिच हैं। हम्म, और अगर एंगेजमेंट होता है तो फिर रशिया उसमें बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। उससे उसको निकलना बहुत बहुत ही नामुमकिन है। तो फिर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा और फिर वो धरती का इक्वेशन जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसलिए अच्छा होगा कि इस वॉर को उस तरफ ना जाए। मैं तो गॉड से प्रे यही करता हूँ कि ऐसा ना हो और हम नॉर्मलिटी की तरफ आए। लेकिन वेस्टर्न नेशंस जिस तरह वर्क कर रहे हैं, और लेकिन थैंक्स टू न्यूज, जो आज मैं अभी न्यूज पाया हूँ, यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर कोलेवा वो भारत आने वाले हैं जस्ट इसी मंथ मीन्स 10 दिन बचा हुआ है, आज 20 तारीख हो गई। तो 10 दिनों के अंदर में ही वो भारत आने वाले हैं। फिर वो यहाँ पे आकर डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस खोजने की कोशिश करेंगे और हमारे NSA अजीत डोभाल जी ने वहाँ के सेक्रेटरी से, ऑफिस का जो जेलेंस्की के ऑफिस का सेक्रेटरी है, मेन हेड गवर्नेंस का, उसके साथ उन्होंने कल ही फोन पे बातचीत की है। तो उसी रेफरेंस में शायद मिस्टर कुलेवा जो है वो भारत आ रहे हैं और फिर ये मे बी कि कोई डिप्लोमेटिक, है ना, सोल्यूशन पॉसिबल हो सके कि इसका कुछ ना कुछ, क्योंकि बड़े बड़े देश हैं और इनके लड़ने से नहीं पूरे प्लेनेट पर नुकसान पहुंच सकता है। ये कोई आसान देश नहीं है। नाटो लेड ब्लॉक से अगर लड़ाई में शुरू हो जाएगा तो धरती का पूरा नहीं सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। जबकि वो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कहीं पीस तो है नहीं, वॉर नहीं हो रहा है, दैट डजंट मीन दैट देयर इज पीस। सो ये भी अंडरस्टैंड करने की एक बात है। लेकिन चाइना की जो हेकड़ी वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो मुझे निकलता नजर आ रहा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।